Hello dear students of BSc second year and third semester। बच्चों, आप लोग का जो नया सिलेबस है NEP के अकॉर्डिंग, उसके लिए मैंने आज का वीडियो आपका रेडी कर रही हूँ। ये यूनिट 5 का है, जिसमें इथेनोबॉटनी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी मेथडोलॉजीज ऑफ इथेनोबॉटनिकल रिसर्च, फील्ड वर्क, लिटरेचर, हर्बेरिया एंड म्यूजिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल। बच्चों, यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है इथेनोबॉटनी, मेथडोलॉजीज ऑफ इथेनोबॉटनिकल रिसर्च, फील्ड वर्क, लिटरेचर, हर्बेरिया एंड म्यूजिया। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। So what is ethnobotany? So ethnobotany is the branch of botany deals with the relationship in between plants and indigenous people traditionally। तो जो इंडिजिनस पीपल है, यानी कि वनों के बीच में रहने वाले आदिवासी जनजाति और जो हमारे पुरखे भी यूज़ करते रहे हैं ट्रेडिशनली, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो नॉलेज एक दूसरे को पास करते आए हैं और पौधों को अपने किसी भी बेनिफिट के लिए यूज़ करते आए हैं, तो उस सभी को हम एथनोबॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। सो फादर ऑफ एथनोबॉटनी कौन है? रिचर्ड इवन शुल्स is referred as father of ethnobotany. He was an American biologist. He started working in ethnobotany in early 1942 and worked for 50 years in this field. His studies were based on uses of plants by indigenous peoples, especially in indigenous people of America. So उन्होंने 1942 में काम करना शुरू किया और लगभग 50 सालों तक इस पर काम किया, और स्पेशली जो उनका फील्ड था वो था अमेरिका के इंडिजिनस लोगों के बारे में, कि वो लोग किस तरीके से प्लांट्स को अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी लाइफ के लिए यूज़ करते रहे। और ये हैं जॉन विलियम हाशबर्गर कॉइन्ड द टर्म इथेनोबॉटनी, यानी सबसे पहले इथेनोबॉटनी वर्ड का इस्तेमाल जॉन विलियम हाशबर्गर ने किया था 1895 में। ही वॉज एन अमेरिकन टैक्सोनॉमिक, वो एक टैक्सोनॉमिक थे, यानी कि जो फ्लावर्स और प्लांट्स के बारे में, उनकी एनालिसिस करने के बारे में काम करते थे। In 1896, he published this term and identified and defined this as cultural position of tribes who use the plants for food, shelter और clothing। यानी कि उन्होंने 1896 में अपनी इस टर्म को पब्लिश कर दिया और उन्होंने बताया कि जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी लोग हैं, वो अपने फूड, शेल्टर या क्लोथिंग के लिए जब भी प्लांट्स का यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिशनली फॉर्म में, तो उसको हम इथेनोबॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं। और ये है फादर ऑफ इंडियन इथेनोबॉटनी, डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे और वहीं के स्टूडेंट रहे हैं, और अभी 2021 में कोविड में ये एक्सपायर हो गए 95 इयर्स की एज में। सो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम में फादर ऑफ इंडियन इथेनोबॉटनी पूछा जाएगा तो एस.के. जैन, और अगर जो है फादर ऑफ इथेनोबॉटनी पूछा जाएगा तो हाशबर्गर। ये दोनों जो है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि किसको पूछा गया है। कई बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं ऐसे समय में। He was founder president of Society of Ethnobotanists, SEB के नाम से जाने जाने वाली सोसाइटी ऑफ एथनोबॉटनिस्ट की स्थापना की इन्होंने 1980 में और उसके फाउंडर प्रेसिडेंट रहे। His most famous publication is Dictionary of Indian Folk Medicine and Ethnobotany, published in 1991। उनकी ये जो बुक है डिक्शनरी ऑफ इंडियन फोक मेडिसिन एंड एथनोबॉटनी 1991 में पब्लिश हुई। He started to publish a journal Ethnobotany since 1989। 1989 में इन्होंने एक जर्नल शुरू किया एथनोबॉटनी के नाम से, जिसमें कि इथेनोबॉटनी पर की जाने वाली रिसर्च पेपर्स जो है पब्लिश होते थे। टू अप्रिशिएट यंग साइंटिस्ट
टू वर्क इन इथनोबॉटनी। यंग साइंटिस्ट को इथनोबॉटनी की फील्ड में काम करने के लिए अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने 3 मेडल अवार्ड्स भी डिक्लेयर किए थे, जिससे कि उत्साह बढ़े लोगों का और वो इथनोबॉटनी के फील्ड में काम करे। क्योंकि आजकल के समय में जहाँ पर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती जा रही है और लोग भागते दौड़ते अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको भूलते जा रहे हैं। तो अब कुछ नाम मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि इथनोबॉटनी के फील्ड में बहुत ज़्यादा मेमोरेबल नाम है, तो मैंने उनको टाइटल दिया है अनफॉरगेटेबल नेम ऑफ इथनोबॉटनी। सो ये जो पहला आप देख रहे हैं ये है डॉक्टर E.K. जानकी अम्मल, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं। ये एक इंडियन बॉटनिस्ट थी और इनको मदर ऑफ इथनोबॉटनी के नाम से भी पहचाना जाता है। इनको 1977 में पद्मश्री अवार्ड से सुशोभित किया गया था और इन्होंने जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, फाइटोजियोग्राफी और इथनोबॉटनी में बहुत ज़्यादा काम किया था। इनकी एक और भी पहचान है कि ये जो फेमस मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन का नाम से आप सभी परिचित होंगे, तो ये उनकी वाइफ थी। अब ये हैं डॉक्टर P. पुष्पांगदन, ये भी पद्मश्री अवार्डी हैं और 2010 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सुशोभित किया गया। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ ट्रॉपिकल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट TBGRI एंड CSIR NBRI लखनऊ, उसके ये डायरेक्टर रहे हैं। और पुष्पांगदन एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इथनोफार्माकोलॉजी लैबोरेटरी एट RRL जम्मू इन 1985। 1985 में इन्होंने RRL जम्मू में पहला ऐसा लैब बनाया जो कि इथनोबॉटनी से रिलेटेड था, यानी कि जो इथनोबॉटनी का एक ब्रांच आप कहिए, जो मेडिसिन के लिए यूज होने वाले एथनिक प्लांट्स हैं उनसे मेडिसिन के बारे में रिसर्च करता था। अच्छा, ये है जादव पयांग, ये इनका जो टाइटल है द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, और इन्होंने 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ही वॉज बॉर्न एंड इज एन इंडिजिनस मिसिंग ट्राइब ऑफ असम। इनका जो जन्म था वो एक अब वो जनजाति लगभग विलुप्त हो गई है और असम की एक ट्राइब के एक परिवार में ये पैदा हुए थे। ही इज़ अ ग्रेट एनवायरमेंट एक्टिविस्ट एंड फॉरेस्ट्री वर्कर। ये फॉरेस्ट्री के में वर्कर थे और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे, लेकिन इनकी अपनी हिम्मत की बदौलत इन्होंने वहाँ पर जंगल पूरा इस्टेब्लिश कर दिया जहाँ पर कोई जंगल नहीं था। तो इसीलिए इनको ये टाइटल दिया गया द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अब ये है लक्ष्मी कुट्टी अम्मा, ये पद्मश्री अवार्डी हैं 2018 की, और इनको मलयालम में वना मुथस्सी भी बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है ग्रैंड मदर ऑफ जंगल। शी बिलोंग्स टू कानी ट्राइब ऑफ केरला एंड लिव्स इन जंगल ऑफ तिरुवनंतपुरम। ओके, ये तिरुवनंतपुरम के जंगलों में एक झोपड़ी बनाकर रहती हैं। ये वहाँ पर बेसिकली एक फोकलोर की टीचर हैं एंड वहाँ पर साथ साथ टीचिंग के साथ साथ ये पोइट्री करती हैं, ड्रामा लिखती हैं और स्टोरी भी लिखती हैं, और ये लोगों को सेवा करती हैं, लोगों का इलाज करती हैं पुरानी इथनोलॉजिकल मेडिसिन से। और लगभग 6000 मेडिसिन का संग्रह इनको जुबानी याद है। ये अपने प्रिपरेशंस बनाती हैं और उससे लोगों को इलाज करती हैं। ये है तुलसी गौड़ा, ये भी बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड लेडी हैं और रिनाउंड क्या, अपने कामों की वजह से ये इतनी फेमस हुई। ये कर्नाटका की एक ट्राइब को बिलोंग करती हैं और इनको 2021 में पद्मश्री से अवार्ड किया गया, और इनको सब लोग कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट का मतलब बच्चों आप समझते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया मतलब वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। उनसे किसी पौधे के बारे में कुछ भी आप पूछ लीजिए, उनको सब पता है। और उन्होंने जो सेवा की है पौधों की और जितनी जानकारी उनको है, इसीलिए उनके जो लोकल
ट्राइबल लोग हैं वो उनको क्या बोलते हैं, गॉडेस, ट्री गॉडेस, यानी कि वन देवी। अब आइए कि इथनोबॉटनी और आयुर्वेद और इकोनॉमिक बॉटनी, ये 3-4 चीज़ें हैं बच्चों आपके सिलेबस में जिनमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। देखिए, इथनोबॉटनी और इकोनॉमिक बॉटनी में क्या अंतर है, दोनों ही चीज़ें रिलेटेड हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। लेकिन इथनोबॉटनी वो नॉलेज है जो कि एथनिक पीपल यानी कि पुराने ज़माने के लोग या ट्राइब्स, आप तो जानते ही हैं कि बहुत जो पुराना समय था वो सभी लोग, कोई भी शहर नहीं होते थे, सब जंगलों में रहते थे और गांवों में रहते थे। तो फिर उस पुराने समय में वो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है वो लेते चले आए अपने साथ साथ, और अभी भी जो लोग जंगलों में रह रहे हैं तो उनके यूज़ करने वाली चीज़ें, वो कैसे पौधों से अपना जीवन यापन करते थे, तो ये उसके बारे में है। लेकिन इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर नए इवॉल्व पौधे भी हैं और जिनको नया नया इकोनॉमिक बॉटनी में इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर जो है कहिए कि इंसान ने उसको नया नया यूज़ करना शुरू किया और वो हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे भी इफ़ेक्ट करता है, तो वो हम सब इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ते हैं। और इथनोबॉटनी का एक पार्ट है कि कुछ प्लांट्स को पुराने लोग मेडिसिन की तरह यूज़ करते थे और उसी को हम लोग बोलते हैं आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा लगभग 5000 साल पुरानी विज्ञान है जो कि इंसान पुराने समय से ही जड़ी बूटियों, जब डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, वैद्य हकीम नहीं होते थे, कोई नहीं होता था, कोई ऐसा स्पेशल टेक्निकल नॉलेज नहीं थी मेडिसिन की, तो लोग अपने जो पौधे थे उन्हीं को जड़ी बूटियों की तरह से यूज़ करके अपनी जीवन को सुरक्षित करते थे। अब आइए कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर इथनोबॉटनिकल स्टडीज़ करनी है तो उसके लिए हमें क्या पहला स्टेप होता है। तो पहला स्टेप होता है इथनोबॉटनिकल डाटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन आप लोग कैसे करते हैं, इथनोबॉटनिकल डेटा में बी कलेक्टेड इन डिफरेंट मैनर्स, बाय इंक्वायरी, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इंटरव्यू एंड बाय पार्टिसिपेशन। या तो आप इंक्वायरी करिए, दूसरे लोगों से पूछिए, या फिर वहाँ पर जाकर ऑब्जर्व करिए। कुछ लोगों से आप इंटरव्यू ले सकते हैं, यानी कि उनसे पूछताछ कर सकते हैं, और फिर वहाँ जाके पार्टिसिपेट करिए, वहाँ पर रहिए और उन चीज़ों को यूज़ करके देखिए। तो फिर ये सारी जो मेथड्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। द मेथडोलॉजी यूज टू कलेक्टिंग द इथनोबॉटनिकल इंफॉर्मेशन was put into following 3 major categories: डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच और मिसलेनियस। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है कि आप सीधे सीधे रिमोट एरियाज में गए और वहाँ पर आपने नॉलेज ली और वहाँ पे उसको अप्लाई किया। लेकिन अगर आप किसी लिटरेचर से, म्यूजियम से या हर्बेरियम से उस नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट हो गया। मिसलेनियस का मतलब है कि आपने किसी वैद्य या हकीम, गांव के प्रधान और सोशल वर्कर्स, इन सब से जो नॉलेज जुटाई वो सारी मिसलेनियस के अंतर्गत आ जाती है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप जो है ध्यान देंगे जब आप कोई भी इथनोबॉटनिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। फॉलोइंग पैरामीटर्स मे बी कंसिडर्ड एज नंबर 1, प्रोफाइल ऑफ द हाउस होल्ड्स। किस टाइप की फैमिली है जो इथनोबॉटनिकल मेडिसिन को यूज़ कर रही है, रिलीजन एंड कास्ट, एग्रीकल्चरल लैंड, क्रॉप्स कल्टिवेटेड या लिव स्टॉक्स, कैसे वो मिल रहा है मेडिसिन, कहाँ पर मिल रही है, कहाँ पे वो पौधे उगाए जा रहे हैं, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफ दैट प्लेस, ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी, availability of electricity and fuel, awareness about local health tradition among the tribes, knowledge about medicinal plants for home remedies, use of home remedies। मतलब कितने लोगों को वहाँ पर नॉलेज है मेडिसिन की या होम रेमेडीज़ की या मेडिसिनल प्लांट्स की, और कितने लोग उसको अप्लाई करते हैं, कितने लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। और साथ साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कितना वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब पर ट्रीटमेंट उसका क्या कॉस्ट आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा हो।
जिस तरह हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ फीस लगती है, दवाई खरीदने का पैसा लगता है, तो उसी तरीके से हमें ये भी कैलकुलेट करना होगा कि इथनोबॉटनिकल जो एप्लीकेशंस हैं, क्या उसमें भी उनका खर्चा आ रहा है, और खर्चा आ रहा है तो कितना आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करते हैं या कोई भी सर्वे करते हैं, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमने अपनी नॉलेज अपने ब्रेन तक ही रखी तो एक समय के बाद हम भी भूल सकते हैं और वो नॉलेज हमारे साथ ही वैनिश हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसका डेटा और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं डेटा का, तो फिर जो है वो इन्फॉर्मेशन हमसे आगे भी कोई काम करने वाला आएगा तो वो उसको कैरी ओवर कर सकता है। तो द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोक हीलर्स एंड वैद्यास may be documented under following heads: name of the disease, name of the plant, मतलब किस बीमारी का ये इलाज करता है, कौन से प्लांट से होता है। वर्नेकुलर नेम का मतलब है वहाँ का जो लोकल नाम है उस पौधे को पुकारने का, किस फैमिली को बिलोंग करता है वो पौधा। फिर प्लांट पार्ट, उसका कौन सा यूज़ होता है, उस प्लांट की हैबिट कैसी है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और किस मेथड से उससे दवाई बनाई जाती है। और साथ साथ ये भी सर्वे किया जाता है कि वो ड्रग को अप्लाई करने पर कितने % इफेक्टिवनेस है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या आएगा ये भी ध्यान रखा जाता है। अब क्या है कि द सर्वे में इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स लाइक विलेज हेडमैन, ओल्ड एक्सपीरियंस पर्सन और विलेज रिसोर्स पर्सन, मिडल मैन और इंटरप्रेटर, men or women who are working in fields, in weekly markets. We can go and take some knowledge about that place. Local forest officers, baidyas and other persons who are working in that. Traditional birth attendant, मतलब दाई वगैरह जो होती हैं वो भी आपको बता सकते हैं। हड्डी के जो वैद्य होते हैं वो भी आपको इस बारे में नॉलेज दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये एक टेबल है जो कि बनाई गई है आपके सैंपल के लिए कि किस तरीके से हम उस प्लांट के बारे में लिखते हैं। अब आइए कि हर्बेरिया क्या है। आप सभी लोग पिछली बार NBRI गए थे और सबने हर्बेरियम देखा था और साथ साथ उसका म्यूजियम भी देखा था। तो यहाँ पर हर्बेरिया और म्यूजियम दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। तो बच्चों, कई प्रकार के हर्बेरिया हो सकते हैं। एक हो सकता है कि एक कोई फील्ड बुक हो, हैंडबुक टाइप की, जिसमें कि पौधों के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हों और पिक्चर्स दिए गए हों। हम उससे देख के, उससे कंसल्ट करके उन पौधों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। A herbarium is a collection of preserved plants or specimens, associated data used for scientific studies. The specimens may be whole plants or plant parts with usually in dried form. ये सब आप लोगों ने लास्ट ईयर हर्बेरियम बनाया है। तो हम लोग क्या करते थे कि प्लांट्स को लेते थे, उनको प्रिजर्व करने के लिए उसको प्रेस करते थे। तो फिर हम लोग क्या करते थे, अपनी बुक्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर लिख कर उसको हैवी वेट के नीचे रख दिया जाता था, जिससे वो धीरे धीरे ड्राई होता था और उसको हम लोग रख सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। ये देखिए, ये एक शीट आपको दिखाई गई है हर्बेरियम स्पेसिमेन। तो फिर हर्बेरियम शीट के ऊपर देखिए प्लांट लगा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई किया, कब किसने कलेक्ट किया, किस कॉलेज में थे आप, क्या आपका नाम था, क्या ईयर था, क्या प्लांट का नाम था, क्या उसका लोकल नेम था, और नेचुरल कंडीशंस कौन सी थी, सर्दी थी, गर्मी थी, क्या डेट थी और किसने कलेक्ट किया। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। अब देखिए यहाँ पर है कि कुछ पौधों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स है या उनका इन्फ्लोरेसेंस है उसको भी कलेक्ट करके, उनको भी कंपेयर करके उनका कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। तो आप लोग इसको जरा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि आजकल जो समय है उसमें बहुत ही मॉडर्न हर्बेरिया बनाए जाते हैं, डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस बनाए जाते हैं और पौधों को बहुत समय तक उसको प्रिजर्व करके
रखा जा सकता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इस तरीके की हर्बेरियम अवेलेबल है, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्लीज़ उसको ज़रा ध्यान से याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब भी पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो जब हम कोई भी थ्योरेटिकल पेपर देते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं, जिसमें से थोड़ा गलत और थोड़ा सही होने पर भी हमें पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर दे रहे हैं तो हमें ये स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि वो या तो आप राइट होते हैं या तो रॉन्ग होते हैं। तो आप राइट हैं तो 100% मार्क्स मिलेंगे, और अगर फेल है तो फिर मतलब गलत है आपका आंसर, तो आपको 0 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर बीच वाला कोई सिस्टम नहीं है, जबकि लॉन्ग आंसर्स में आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे देता था एग्जामिनर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप दे रहे हैं तो आप टू द पॉइंट करेक्ट हो। अच्छा, तो कुछ म्यूजियम स्पेसिमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि आप लोग लैबोरेटरी में भी देखते हैं। तो फॉर्मेलिन एसीटो अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है, उसका रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसको हम लोग प्रिपेयर करके और उसके अंदर ये जो प्लांट्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं। लाइकेंस, हायर फंजाई, कोन्स, फ्रूट्स, कैक्टस, हेयर प्लांट्स, उन सबको हम इसमें भी कलेक्शन कर सकते हैं और उसको म्यूजियम में रखा जाता है। तो ये म्यूजियम स्पेसिमेंट्स कहलाते हैं। और यहाँ पर लास्ट में एक कोटेशन, सन स्प्रेड्स लाइट टू होल वर्ल्ड बट ओनली सम पीपल ग्रास्प इट। सूर्य तो सबको समान धूप देता है, जैसे कि टीचर है उसके लिए सारे बच्चे एक समान हैं और वो सबको एक जैसी नॉलेज देते हैं, लेकिन उनमें बहुत कम बच्चे हैं आजकल के समय में जो उसको रेगुलरली ग्रास्प करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको समझते हैं और सीखते हैं। आजकल तो बच्चों को क्लासेस बंक करने का कुछ खास शौक हो गया है, तो आई थिंक उनके लिए ये कोटेशन मैंने पहले ही लिखा था। सो ओके, थैंक यू एंड बाय।